हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी 26 स्टडी पॉइंट में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 की। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी की आज है तीसरी क्लास। इस तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पे किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, और स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, दीर्घ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं जिनको हमें पढ़ना है किन किन आधारों पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग पड़ेगी वो आप लोग डालिए नंबर 1, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कौन कौन मतलब कितने प्रकार से किया गया है वो हम लोग देखते हैं। जो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। ठीक है, 3 प्रकार जो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इससे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लें। नंबर 1 जो है उसे हम ह्रस्व स्वर, ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से लिख सकते हैं लघु स्वर। ठीक है, एक नाम इसका और है एक मात्रिक स्वर। ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसका जो दूसरा नाम है बड़ा स्वर, और जिसका जो तीसरा नाम है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जो तीसरा है रूप वो है प्लत स्वर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या है? ठीक है, इसकी जो कुल संख्या है, इसकी जो कुल संख्या है ह्रस्व स्वर की वो है 4। ठीक है, और दीर्घ स्वर की जो कुल संख्या है इसकी है 7। ठीक है, और इसी प्रकार जो प्लत स्वर होता है ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं। प्लत स्वर संस्कृत में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा लिख सकते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये जो 4 वर्ण हैं, स्वर हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगेगा, तभी इन्हें ह्रस्व स्वर में रखा गया है। तो परिभाषा भी नोट कर लेते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, और इसे हम देखिए कौन कौन से जो स्वर हैं जिनमें कम समय लगता है। आ, ई, उ, रे। आप लोग उच्चारण करके भी देखिएगा, इनमें कम समय लगेगा, इसीलिए इन्हें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो दीर्घ स्वर हैं या बड़ा स्वर कह सकते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं जिन्हें, उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इनमें लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब अधिक समय लगता है, तो इसलिए इसे दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहते हैं। चलिए परिभाषा नोट करते हैं। जिनके उच्चारण में लघु स्वर
से दो गुना समय लगता है, इसे हम दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से स्वर साथ आते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें आ गया दीर्घ, बड़ी ई, ठीक है, दीर्घ ऊ, ए, आए, ओ और अंत में औ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रत्यय स्वर की। प्रत्यय स्वर की भी परिभाषा इन्हीं के आधार पर बनी हुई है। इसमें लघु स्वर से इसमें 2 गुना समय लग रहा था और प्रत्यय स्वर में लघु स्वर से 3 गुना समय लगेगा। तो इसकी परिभाषा संक्षिप्त में लिख लेते हैं। लघु स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम प्रत्यय स्वर कहते हैं, या इसको हम कह देते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे। दूसरे रूप की परिभाषा जो है दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय स्वर। इसका जो उदाहरण होंगे वो होंगे ओम और राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं ये स्वर। ठीक है, और अब बात करते हैं इनके दर्शन चिन्ह की। इनका जो दर्शन चिन्ह होता है, नोट करते हैं हेडिंग डाल के, दर्शन चिन्ह। और इसका दर्शन चिन्ह इसके दर्शन चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और जो दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और जो ओम का जो दर्शन चिन्ह होता है वो इसका यही होता है, ये वाला। ठीक है, और अच्छा, इन्हें हम पहचानते कैसे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, फिलहाल हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे रा का हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा, रा धन आ, रा धन आ। ठीक है, तो जो एक मात्रा आई है उसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, रा धन आ, ये मात्रा आ रही है। ठीक है, ये बड़ा आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, इसको जब हम करेंगे जिसमें आता है दो मात्री, जिसमें 2 मात्राएं लगी हुई हो उसे हम दो मात्रिक या हेस्य स्वर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। इसीलिए इसका दर्शन चिन्ह हो गया ये। ठीक है, अब नोट करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के नोट कीजिएगा। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, और मात्रा सिर्फ जो होती है वो सिर्फ स्वरों की होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं होती है। मात्रा जो होती है वो स्वर की होती है, सिर्फ मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ आप लोगों को ये शब्द कहीं ना कहीं लिखे हुए मिलते होंगे, अच और हल। इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो अब आज हम क्लियर कर देंगे ये अच किसे कहते हैं। अच जो होता है उसे कहते हैं स्वर, और जो हल होता है इसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आज के बाद कभी भी इन पे कंफ्यूज मत होना, जो अच किसे कहते हैं या हल किसे कहते हैं।
ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़ें, और इसीलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी पे साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं नंबर 2 जो है किसके आधार पर होगा। नंबर 2 जो होगा वो होगा जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा। नंबर 1 नोट करेंगे। नंबर 1 अग्रस्वर, और नंबर 2 मध्य स्वर, और जो नंबर 3 है वो है पश्च स्वर, ठीक है। जो मध्य स्वर है इसको हम उदासीन भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जीवा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। अब हम बात करेंगे अग्र स्वर की। अग्र स्वर में अग्र जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए अग्र स्वर होते हैं 4, ठीक है। इसकी जो हम बात करते हैं इसका नाम से ही पता लगता है अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है, आगे, ठीक है। तो जीवा के अगले हिस्से से जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। जीवा जो है, जीवा के जो अगले हिस्से से जो स्वर उच्चारित किए जाएंगे या जिन्हें बोला जाएगा उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा परिभाषा। जो जीव के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। ये अग्र स्वर कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। जो अग्र स्वर जो 4 हैं वो कौन से हैं। ई, दीर्घी, ए और ऐ, ये 4 अग्र स्वर हैं। ई, दीर्घी, ए और ऐ, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मध्य स्वर। अब मध्य स्वर क्या है, जो जीव है, जीव के जो मध्य भाग है उस भाग से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उसे हम मध्य स्वर या उदासीन स्वर कहते हैं, ठीक है। इसकी भी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। जो मध्य स्वर हैं ये कितने हैं, ये मध्य स्वर हैं 1, जो मध्य भाग से उच्चारित किया जाता है। इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा। जीव के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। कौन सा जो है वो हो जाएगा आ, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर कितने होते हैं, पश्च स्वर हमारे होते हैं 5, ठीक है। पश्च का अर्थ है पीछे का हिस्सा, तो इसी प्रकार परिभाषा भी बन जाएगी। जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें
पश्च स्वर कहते हैं। ये पश्च स्वर 5 कौन कौन से हैं वो भी आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्वर हैं। नंबर 1 पे जो स्वर है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो आता है आ, ऊ, दीर्घ ऊ, औ और औ से औरत। ठीक है, ये जो पांच स्वर हैं ये पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगे कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं और जीवा के आधार पर कितने स्वर हैं और कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे। अच्छा, अब आप सवाल उठता है कि ऋ को हम क्यों नहीं शामिल करते हैं इसमें। तो ऋ को हम इसलिए नहीं शामिल करते हैं क्योंकि कुछ विद्वानों ने माना है कि ऋ में री की ध्वनि आती है। नोट कर लीजिएगा, आइए लिख ही लेते हैं। कुछ विद्वानों ने ऋ जो है, कुछ विद्वानों ने माना है ऋ में री की ध्वनि आती है, री की ध्वनि आती है। इस कारण से ऋ को जीवा के आधार पर स्वरों में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, अब उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ऋषि, ऋषि आप लोग जब उच्चारित करेंगे तो री की ध्वनि कुछ इस प्रकार आएगी, जैसे री सी, ऋ सी। ठीक है, तो री की जो ध्वनि आती है, इस कारण से कुछ विद्वानों ने जीवा के आधार पर ऋ को स्वर नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाला एक बन जाता है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। जब कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11। अगर ये उच्चारण लगा दिया, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब बात करते हैं रे के रूप। रे के रूप की बात करते हैं। रे के जो रूप हैं वो कितने हैं? रे के जो रूप हैं वो कितने हैं? रे के रूप हैं 3। कौन कौन से हैं? रे का जो एक है सामान्य रूप, ठीक है। दूसरा है रा का रेफ रूप, ठीक है। तीसरा जो रे का है पदेन रूप, ठीक है। अब इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। सामान्य जो रूप होता है वो ये होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं रमेश, रमेश या राकेश, ठीक है। इसमें जो रा आता है वो सामान्य मतलब पूर्ण आता है, ठीक है। पूर्ण तो फिलहाल होते ही हैं, सिर्फ रेफ रूप जो होता है वो आधा होता है, बकाया ये पूर्ण होते हैं। मगर जो सामान्य रूप होता है जो हमने लोग लिखते हैं वो होता है ये, ठीक है। इसी प्रकार जो रेफ रूप होता है उसका भी उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कर्म, कर्म ये जो लग रहा है ऊपर जो रा लग रहा है वो, ठीक है, कर्म। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं धर्म, ठीक है। ये जो ऊपर रा रेफ लग रहा है, रा रेफ, इसे रेफ बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आधा। और जो रा का पदेन रूप होता है, पदेन रूप लगता है जैसे क्रम में, ठीक है, प्रकार में, ये जो लग रहा है इसे हम पदेन रूप कहते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, र का, रे का,
रेफ रूप आधा रे का रेफ रूप आधा रा होता है, आधा रा होता है। ठीक है, जबकि अन्य रा, जो अन्य रा हैं वो पूर्ण होते हैं। अन्य रा पूर्ण होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। रा के रूप कितने होते हैं। ठीक है, रा के 3 रूप होते हैं, सामान्य रूप, रेफ रूप, पदेन रूप। जो रेफ रूप होता है वो आधा होता है, बकाया जो सामान्य पदेन रूप होते हैं वो पूर्ण होते हैं अपने आप। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 किसके आधार पर होगा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, विव्रत, विव्रत स्वर। ठीक है, इसका जो नंबर 2 आएगा वो आएगा अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, तीसरा जो रूप है इसका संवृत स्वर। ठीक है, चौथा जो रूप है अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। मुख खुलने के आधार पर जो रूप का वर्गीकरण किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, वो 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, इसको हम कुछ संक्षिप्त वे में देख लेते हैं। विव्रत में क्या होगा, मुख जो होगा वो पूरा खुलेगा। ठीक है, विव्रत जो स्वर है उसमें जो मुख होगा वो पूरा खुलेगा। जैसे हम, इसमें आता है आ। ठीक है, आ बोलेंगे तो मुख पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अर्धविव्रत में क्या होगा, मुख आधा खुलेगा, मुख आधा खुलेगा। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, आ, ए, ओ, आओ। ठीक है, आ, ए, ऐ, ओ, इसमें मुख आधा खुलेगा। आप लोग बोल के देखिएगा, उच्चारित करके देखिएगा, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये किस में मुख आधा खुल रहा है, किस में मुख पूरा खुल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग इसे याद भी करेंगे। अब बात करते हैं संवृत स्वर की। संवृत स्वर क्या है, मुख लगभग पूरा नहीं बंद होगा, लगभग बंद होगा। ठीक है, जब लगभग बंद होगा तो इसमें कौन कौन से आएंगे, आप बोल के देखिएगा, ई, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, ई, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, लगभग बंद नहीं होगा मगर लगभग कुछ खुला होगा। इसमें क्या है, मुख आधा बंद होगा। अर्ध से ही पता लगता है किस में आधा होगा या किस में पूरा खुलेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये 4 मुख खुलने के आधार पर स्वर हो गए, उनका विभाजन हो गया। अब इनको याद करने का तरीका सबसे सरल जो है, अपने लोग याद कर सकते हैं।
शॉर्टकट है, जैसे भी याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं, मगर अपने लोग कह सकते हैं आ विवाह, विवाह हो गया। विवाह में देखो, विवाह में सब आना, अपने पहले विव्रत और समृत में को याद करेंगे। विवाह में सब आना, ठीक है। विवाह में आ गया, जैसे विवाह, ठीक। विवाह में सब आना, तो विवाह में आ हो गया, विव्रत में आ हो गया, विवाह में सब आना। कौन कौन सब आएंगे? ई उ, ठीक है। अब बात करेंगे सब नहीं आए, ठीक है। विवाह में सब आना मगर सब नहीं आए। कौन कौन नहीं आए? ए ओ। उसके बाद में जो आए हैं, जो नहीं आए वो उसको हम देख लेते हैं विव्रत में, आ ए ओ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ याद कर लीजिएगा, वरना वैसे आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे कौन सा विभाजन बचा है वो भी देख लेते हैं। जो चौथा जो विभाजन है वो है जातीय विभाजन। जातीय विभाजन मतलब जातीय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। इससे ये किस प्रकार से, मतलब कितने विभाजन हुए हैं इसके? इसमें हुए हैं नंबर 1 सजातीय विभाजन, सजातीय स्वर, ठीक है। और नंबर 2 विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इनको दो रूप में विभाजित किया गया है। अगर पूछा जाए जातीय विभाजन कितने रूपों में किया गया है, तो 2 रूपों में, सजातीय और विजातीय। सजातीय क्या है? वे स्वर जो एक जाति के हों, देखिएगा, वे स्वर जो एक जाति के हों उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सजातीय, ठीक है। इसी प्रकार जो विजातीय है, विजातीय में हो जाएगा वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों उन्हें हम विजातीय कहते हैं। सजातीय का अर्थ समझ ही आ रहा होगा। सजातीय मतलब एक ही जाति के और विजातीय मतलब अलग अलग जाति के, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आ, ठीक है, ई उ। किस लिए इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं वो देखते हैं। जैसे ये बड़ा आ है या दीर्घ आ है, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या आएगा बन के? आ धन आ, ठीक है। ये जो स्वर आ रहे हैं, ठीक है, ये एक ही जाति के हैं, इसलिए इसे हम सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बड़ी ई या दीर्घ ई में का जब विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ई और ई। एक ही जाति के विच्छेद करने पर एक ही जाति के स्वर आ रहे हैं, इसलिए इसे हम सजातीय कहते हैं। अब ये दीर्घ ऊ है, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ऊ धन ऊ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सजातीय स्वर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विजातीय स्वर की। विजातीय स्वर क्या है? आए, ए, आए, ओ और औ। इसका जब विच्छेद करेंगे, अय का जब विच्छेद करेंगे, अय, ए, आए, ठीक है। जब ए का विच्छेद करेंगे तो ए को बोल के देखिए, अय, आ, ई, ठीक है। यहाँ पर जो स्वर आए हैं
वो अलग अलग जाति के आए हैं, इसलिए हम विजातीय स्वर कहते हैं। इसी प्रकार जब अ का हम करेंगे विच्छेद तो आ धन ए आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओ का हम करेंगे तो आ धन ऊ आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार हम औ का जब विच्छेद करेंगे तो आ धन ओ आ जाएगा, औ। ठीक है, अलग अलग जाति के जब विच्छेद करने पर अलग अलग जाति के स्वर आते हैं तो इसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़, ये जो स्वर हैं इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त, सॉरी एक मिनट, इसे हम सही से लिखते हैं। जो ये चार जो स्वर हैं इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं और कितने होते हैं तो आप लोग बताइएगा। संयुक्त स्वर ये हैं और ये इनकी संख्या जो है वो है 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।